हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का, जिसका नाम है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी हम लोगों ने पढ़ ली, शॉक थेरेपी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब शॉक थेरेपी का जो आइडिया था, यानी कि जो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में चेंज होने वाला आइडिया था, क्या उससे कुछ प्रॉब्लम्स आए, है ना। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें डील करने वाले हैं। और क्या उन 15 कंट्रीज़ का बना, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों को लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और आप सबका हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। What was the objective of shock therapy? शॉक थेरेपी का ऑब्जेक्टिव क्या था? शॉक थेरेपी का ऑब्जेक्टिव यही तो था कि सारी की सारी जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज है उन सबको क्या बनाना, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्रीज बनाना। क्या ये अचीव हुआ? हाँ, अचीव तो होगा, लेकिन अचीव होते होते क्या क्या प्रॉब्लम आएगी वो हम लोग देखेंगे। द शॉक थेरेपी एडमिनिस्ट्रेड इन द 1990s did not lead the people into the promised utopia of mass consumption। अब देखो क्या है, 1990s में जो शॉक थेरेपी स्टार्ट हुआ, यानी कि 1991 के बाद, यूएसएसआर टूटने के बाद ये जो शॉक थेरेपी स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये सिर्फ शॉक ही देता रहेगा, है ना। लोगों ने जो यूटोपिया बना लिया था, जो बड़े बड़े सपने देखे थे, अरे हम तो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह बनने वाले हैं, हम लोग तो कैपिटलिस्ट बनने वाले हैं, अब प्राइवेटाइजेशन आएगा, है ना, जिसका टैलेंट ज़्यादा होगा उसके पास सैलरी ज़्यादा होगी, मास कंजम्पशन होगा, खाना पीना रहना, राइट्स होंगे हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो उस जगह तक पहुंचने में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इस टाइम के बीच में, यानी कि 1990 से लेकर 1991 से लेकर 2001-2000 तक इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, और इनके ये जो सपने थे उन 10 सालों में चूर चूर होने वाले हैं। आइए देखते हैं। It brought ruin to the economies and political crisis for the people of the entire region। और ये क्या बोल रहा है कि शॉक थेरेपी की वजह से, यानी कि कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में कन्वर्ट होते हुए इनकी जो इकोनॉमीज थी, इन 15 की 15 कंट्रीज की क्या हो गई, इन सब की इकोनॉमीज गिरती चली गई, ठीक है। एंड पॉलिटिकल क्राइसिस फॉर द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। पॉलिटिकल क्राइसिस तो आना ही आना है कि ना। पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों आएगा? क्योंकि अब गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है सब सारी कंट्रीज की, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अब नई गवर्नमेंट बननी है, और नई गवर्नमेंट बनाएगा कौन? ठीक है, और नई गवर्नमेंट बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा सबको, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी जल्दी जल्दी में बनेगा इन सबका, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा गवर्नमेंट इस हिसाब से बनेगी, है ना। अब जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हुए कुछ गलतियां भी करेंगे ये लोग, वो सारी की सारी चीज़ें। आइए देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू शॉक थेरेपी। देखते हैं कि शॉक थेरेपी के टाइम पीरियड में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या आई, है ना। इन रशिया अ लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड एज अबाउट 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। अब ध्यान से सुनो, रशिया में हम लोग बात करें पर्टिकुलर रशिया की, रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी लिख देता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था। अब कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती थी, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, प्रॉपर्टीज किसके हाथ में थी? कम्युनिस्ट पार्टी के, गवर्नमेंट के हाथ में थी, ऑफ कोर्स, आगे ना। कैपिटलिज्म में क्या होता है, सब कुछ प्राइवेट। यानी कि अब ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, हर वो चीज़ जो गवर्नमेंट के हाथ में थी, अब वो सारे के सारे क्या होने वाली है, प्राइवेट। इसका मतलब ऑलमोस्ट उस टाइम पीरियड में 90% गवर्नमेंट ओन्ड चीज़ें क्या करने लगे थे, उसको सेल पे डाल दिया था। और इसी को बोला जाता है द बिगेस्ट गैरेज सेल ऑफ हिस्ट्री। ये क्वेश्चन पेपर में आता है ना। व्हाट वाज द बिगेस्ट गैरेज सेल ऑफ हिस्ट्री? तो रशिया में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी जिसको होल्ड करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी जिम्मेदारी उठाती थी, और वो सारी की सारी चीज़ों को बेचा जा रहा है और उसको प्राइवेट किया जा रहा है। तो 90% गवर्नमेंट की चीज़ें क्या कर चुकी है, उसको सेल पे लगा दिया गया है। आगे देखिए क्या बता रहा है, सिंस द रिस्ट्रक्चरिंग वॉज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेज एंड नॉट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इट लेड टू द वर्चुअल डिसअपीयरेंस ऑफ एंटायर इंडस्ट्रीज। अब क्या बोल रहा है, सिंस द रिस्ट्रक्चरिंग वॉज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेज। अब देखो क्या बोल रहा है, ये रिस्ट्रक्चरिंग करवा कौन रहा है ना, मतलब इन सब चीज़ों को प्राइवेट कौन करवा रहा है। अब देखो कैपिटलिज्म में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कैपिटलिज्म में जो गवर्नमेंट होती है उसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, और कोई जिम्मेदारी ये ज्यादातर लेती नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ अब क्योंकि कैपिटलिज्म आ रहा है रशिया में, ठीक है, तो मार्केट को कौन संभालेगा, मार्केट फोर्सेस, यानी कि प्राइवेट लोग, हाँ कि ना। मतलब ये ट्रांजिशन किस में आ रहा है, प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से आ रहा है। अच्छा एक और चीज सुनो ध्यान से, ये जो 90% चीज बिक रही है इसको खरीदेगा कौन,
ठीक है, रशिया वाले लोगों के पास तो खुद ही पैसा नहीं है कि इसको खरीदे, है ना। हालांकि इनको वाउचर्स वगैरह मिलेंगे कि भैया तुम लोग भी खरीदो, तुम लोग भी शेयर्स ले लो इसमें, लेकिन मोस्टली खरीदेगा कौन? इसकी नज़र किस पे, इनके ऊपर नज़र किसकी होगी? इनके ऊपर नज़र होगी किसकी? वेस्टर्न कंट्रीज़ की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, याद आया, FDI, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग कोशिश करेंगे कि भैया हम आए और सस्ते से सस्ते दाम पर इन चीज़ों को खरीदे, है ना। अंडर वैल्यू करके खरीदे। अंडर वैल्यू करके क्यों खरीदना है? अंडर वैल्यू करके इसलिए खरीदना है क्योंकि इनको तो पैसे की ज़रूरत है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को 1000 रुपये चाहिए, ठीक है, और उसने 1000 रुपये मांगे कि भैया 1000 रुपये दे दो, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, ठीक है। और अब क्या हो रहा है? अब हमने कहा कि भैया हम नहीं दे रहे, ठीक है, 1000 रुपये तो देंगे ही नहीं तुझे इस चीज़ के, ठीक है। वो बोलेगा भैया यार थोड़े कम दे दो, लेकिन दे दो। अपन बोलेंगे भैया 400 लेता तो बता, ठीक है। वो बोलेगा भैया 400 बहुत कम हो गए, थोड़ा सा बढ़ा दो, मतलब 450 से ऊपर 1 रुपये नहीं देंगे। तो क्या बोलेगा भैया लाओ यार 450 ही दे दो, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, इन 90% चीज़ें जो बेची जाएगी ये सारी की सारी अंडर वैल्यू करके बेची जाएगी, ठीक है। आगे आते हैं, इसी को क्या बोल रहा है ये? इट इज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, सारे के सारे मार्केट फोर्सेस यानी कि प्राइवेट लोग क्या कर रहे थे, इसको, इन पॉलिसीज को बना रहे थे, और इसी चीज़ को बोला जाता है, जो ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज वगैरह बिक रही थी, इसी को बोला जाता है क्या? द लार्जेस्ट गैरेज सेल ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस। और ये बोल रहा है कि वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज, जो बहुत महंगी महंगी इंडस्ट्रीज होती थी, जिसमें बड़ी बड़ी खतरनाक मशीनें लगी हुई थी, जिनकी करोड़ों में वैल्यूज जाती थी, उनको लाखों में बेचा जा रहा था, है ना, और कई बार तो हज़ारों में, ठीक है, अंडर वैल्यू किया जाता था। दो ऑल सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन द सेल्स, मोस्ट सिटीजन्स सोल्ड देयर वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड द मनी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सारे के सारे जो सिटीजन्स थे रशिया के रहने वाले, इन सबको वाउचर्स दे दिया गया, है ना, कि भैया तुम लोग भी पार्टिसिपेट करो इसमें, और तुम भी क्या कर सकते हो, इसमें अपना शेयर ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, इकोनॉमी डूब चुकी है, जॉब गंवा चुके हैं, बेरोजगारी चल रही है, जॉब्स नए हैं नहीं जो क्रिएट कर सके, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो चुका है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग बोलेंगे कि भैया हमें नहीं चाहिए शेयर वगैरह, ठीक है, ये देखो हमारा वाउचर है, ठीक है, ये इस वाउचर से हम लोग 100 शेयर खरीद सकते हैं इस कंपनी के, ठीक है। इस वाउचर को 10 रुपये के हिसाब से दे दो, हमें ये वाउचर ले लो और 1000 रुपये दे दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि अब ऑर्डिनरी पीपल क्या करेंगे, ब्लैक मार्केट में इस वाउचर्स को सेंड करना, बेचना शुरू कर देंगे, और उसके बदले पैसा लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो गरीबी आती है ना, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, द वैल्यू ऑफ रूबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली। और रूबल की वैल्यू तो वैसे ही गिरनी है, क्योंकि इकोनॉमी गिरती जा रही है, जितनी इकोनॉमी गिरती जाएगी वैसे उतना वैल्यू डिप्रिशिएट होता जाएगा, उतना वैल्यू कम होती जाएगी डॉलर के मुकाबले में, हाँ ना। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। अब देखो क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। इन्फ्लेशन मतलब क्या? इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल महंगाई, ठीक है। अब महंगाई कब आती है? महंगाई तब आती है जब डिमांड चीज़ों की क्या हो, ज़्यादा हो, और सप्लाई कम हो, ठीक है। और रशिया में जब 90% इंडस्ट्रीज वगैरह क्या है, सेल पे है, तो कुछ मैन्युफैक्चर तो हो ही नहीं रहा। जब मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, मतलब इंपोर्ट करवाया जा रहा है, बाहर से चीज़ें आ रही है, और जब बाहर से चीज़ें आएगी वो वैसे ही महंगी होगी। अरे हाँ कि ना, बाहर से चीज़ें जो आएगी वैसे ही क्या होगी, वो महंगी होगी, और वो कम मात्रा में आएगी। इसका मतलब सप्लाई कम मतलब डिमांड ज़्यादा, इसका मतलब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़नी है। और जब महंगाई बढ़ेगी, महंगाई के चक्कर में जो लोगों ने सेविंग्स कर रखी है अपनी, ठीक है, अपने बच्चों की शादी के लिए सेविंग्स कर रखी है ना, फर्नीचर लेने के लिए सेविंग्स कर रखी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, घर को संभालने के लिए सेविंग्स कर रखी है, वो सारी की सारी सेविंग्स भी इनकी क्या हो रही है, अब खत्म हो रही है। तभी तो ब्लैक मार्केट में जाकर बेच रहे हैं वाउचर, आ रहा है कि नहीं इसमें। और रूबल करेंसी की वैसी ही वैल्यू क्या हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है ना, रूबल का वैल्यू गिर चुका है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी एंड रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड। अब देखो क्या बोल रहा है ये, कलेक्टिव फार्म सिस्टम था, सब लोग काम करते थे, है ना, सब लोग फार्मिंग करते थे, सबके घर में बराबर राशन पहुंच जाता था, सब लोग खाते पीते सुखी रहते, मस्त रहते, और ऊपर से सैलरी भी देती थी कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, यूएसएसआर नहीं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर हो चुका है प्राइवेट, ठीक है। अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कंप्लीट तब होगा जब सारी की सारी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो बिक जाएगी, ठीक है। लेकिन अब सीन क्या हो रहा है, अब एग्रीकल्चर को प्राइवेट करने का सिस्टम स्टार्ट हो गया। मतलब जब तक वो बिकेगा नहीं सारा के सारा, तब तक फूड उस पर उगेगा नहीं, जब तक उगेगा नहीं तब तक मैन्युफैक्चर नहीं होगा, तब तक घर में आटा नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब अब रशिया वाले लोगों के पास, या इन 15 के 15 कंट्रीज के बाद फूड सिक्योरिटी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है अब, क्योंकि बन ही नहीं रहा, हाँ ना। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अब फूड इम्पोर्ट करवाएंगे बाहर से। समझ में आ रहा है ना, वो और महंगा होगा, ठीक है। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वॉज बिलो वॉट
ऑफ व्हाट इट वाज इन 1989। और ये बोल रहा है क्या, रशिया की अगर इकोनॉमी की बात करें या जीडीपी की बात करें तो रशिया की जीडीपी 1989 में ज्यादा थी 1999 के मुकाबले में। ठीक है, देखो क्या हालत चल रही है। इसका मतलब जब भी कोई कंट्री, कोई इलाका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट होता है तो प्रॉब्लम्स बहुत आती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे देखो क्या बोल रहा है। द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विथ नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस। और ये बोल रहा है कि जो पुराना ट्रेडिंग सिस्टम था, है ना, जो ट्रेड्स करते थे यूएसएसआर की कंट्रीज आपस में, वो ट्रेडिंग सिस्टम खत्म हो चुका था, टूट चुका था, फूट चुका था, ब्रोक डाउन हो चुका था। और अब उसकी जगह पर कोई नया सिस्टम नहीं था। ठीक है, लेकिन नया सिस्टम क्या होगा? नया सिस्टम होगा वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ट्रेड करने के अलावा इनके पास कोई भी चारा नहीं बचेगा। ठीक है, देखो ये रूबल दिख रहा होगा आप लोगों को, कुछ इस तरीके की कंडीशंस हो गई थी, देखिए, है ना, लोग बैठे हुए, ठंड भी ज़्यादा होती है वहाँ पर। ठीक है, देखो इधर पतले पतले हो गए सब लोग, फूड सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो बहुत बुरी हालत थी रशिया की 1991 से लेकर 1999 तक। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट कौन है? बोरिस येल्सिन। तो बोरिस येल्सिन पॉपुलर इलेक्शन जीत कर आएगा तो, लेकिन इसको नहीं पता होगा कि भैया आगे जाके कंडीशन ऐसी होने वाली है। और जब आगे जाके कंडीशन ऐसी होती है तब सारे के सारे लोग ब्लेम करते हैं किसको? बोरिस येल्सिन को, कि भैया तेरी वजह से हमारी ये कंडीशन हो रही है। ठीक है, हालांकि गोरबाचेव था वो रिफॉर्म्स वाला जिसकी वजह से यूएसएसआर टूटा। ठीक है, लेकिन उसका भी डायग्नोसिस सही था। ठीक है, उसको भी लोग तब पागल समझते थे, अब इसको पागल समझ रहे हैं ना। मतलब पावर पे जो बंदा रहता है उसको पागल लोग समझते ही है। ठीक है, आगे आते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू शॉक थेरेपी में आगे देखो क्या बोल रहा है। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो पुराना सिस्टम था सोशल वेलफेयर का, यानी क्या, फ्री में एजुकेशन देंगे, हेल्थ केयर फ्री में देंगे, ठीक है, और क्या, पानी तुम्हारे पास साफ सुथरा आएगा, फ्री में आएगा, ठीक है, वॉशरूम्स वगैरह बनवा देंगे, जो गवर्नमेंट चीज़ें करती थी वेलफेयर के लिए, अब नहीं होगी। गवर्नमेंट तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी, कैपिटलिज्म आ गया ना। ठीक है, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी? गवर्नमेंट अब सिर्फ और सिर्फ देखेगी कि भैया तुम लोग टैक्स दे रहे हो नहीं दे रहे, है ना, दंगे वगैरह तो नहीं हो रहे, ठीक है, लॉज वगैरह सब मान रहे हो नहीं मान रहे, सब ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है? सारी की सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही है, हॉस्पिटल्स प्राइवेट हो रहे हैं, महंगाई वैसे ही बढ़ी हुई है, बीमार हो गए तो चले जाओ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में सारी सेविंग्स खत्म कराओ अपनी। ठीक है, तो अब सोशल वेलफेयर का सिस्टम क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि अब कम्युनिस्ट पार्टी और यूएसएसआर नहीं है। ठीक है, द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी। और ये क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट क्या करती थी? सब्सिडी भी तो देती थी, है ना। एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट कहती थी कि भैया चलो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, यानी कि 12th तक का एजुकेशन जो है वो हम करवाएंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन हम करवाएंगे। लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद, 12th के बाद हम लोग क्या करेंगे? अगर तुम लोगों को ग्रेजुएशन करनी है या तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, यानी कि मास्टर्स करनी है, तो इसके लिए अगर ग्रेजुएशन की फीस है 10,000 रुपये या 10,000 रूबल, ठीक है, तो एक काम करना, 5,000 रुपये तुम लगा लेना, 5,000 रुपये गवर्नमेंट देगी। ठीक है, सब्सिडी गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम हेल्प कर रहे हैं तुम्हें, तुम पढ़ो। ठीक है, इस तरीके से मास्टर्स की अगर फीस कितनी है? 20,000 रुपये, तो 10,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, 10,000 रुपये तुम करो। लेकिन अब गवर्नमेंट तो कुछ देगी नहीं। गवर्नमेंट ना एजुकेशन के लिए पैसा देगी, ना इंश्योरेंस देगी, ना गवर्नमेंट क्या करेगी? हेल्थ इंश्योरेंस देगी, है ना हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगी। गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया देखो ऐसा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी चीज़ तो वैसे ही खुद बिक रही है, खुद प्राइवेट हो रही है। ठीक है, तो अब क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज हट गई थी, तो अब वो जो महंगाई थी वो डबल ट्रिपल चौपल लगने लग गई थी। हाँ कि ना? आगे क्या बोल रहा है? द मिडिल क्लासेस वर पुश टू द पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी एंड द एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड और माइग्रेटेड। अब देखो क्या बोल रहा है, जो मिडिल क्लास लोग थे, है ना, हमारे तुम्हारे जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग जो थे, जैसे देखो हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। ठीक है, लोअर क्लास तो वैसे ही क्या है, गरीबी में जी रहा है तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा, हायर क्लास अमीरी में जी रहा है उनको फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो ध्यान से, जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं इनके साथ क्या हुआ? इनकी सेविंग्स तो खत्म होती जा रही है ना, इनकी खुद की इकोनॉमी कम होती जा रही है। तो ये लोग क्या करते गए? ये लोअर क्लास में कन्वर्ट होते चले गए, यानी कि ये लोग गरीब होने लग गए। यानी कि गवर्नमेंट करती क्या? पॉवर्टी एलिवेशन करती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पॉवर्टी में लोग ज़्यादा जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं यार, मिडिल क्लास लोग कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? लोअर क्लास में। होना क्या चाहिए? लोअर क्लास लोग मिडिल क्लास में कन्वर्ट होने चाहिए, है ना। तो उल्टा हो रहा है सिस्टम। मिडिल क्लास लोग क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, इन लोगों ने देख लिया, इन लोगों ने बोला कि भैया रशिया की कंडीशन है ख़राब, है ना, इन सारी की सारी पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ की कंडीशन है ख़राब, और अगर हमें जीना है, इज्जत से जीना है और अच्छे से जीना है, गरीबी को छोड़ के जीना है, ठीक है, कम से कम मिडिल क्लास बन के जीना है, तो हम लोगों को ये इलाका
जो यूएसएसआर का इलाका है इसको छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे रशियंस क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, वेस्टर्न यूरोप में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं और वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं। समझ में आ गया? आगे देखिए क्या बोल रहा है, अ माफिया इमर्ज्ड इन मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब सही बात है, माफिया तो इमर्ज होना है ना, गुंडे तो पैदा होने ही है। क्यों गुंडे पैदा होने? गुंडे इस वजह से पैदा होंगे क्योंकि भूखमरी है, खाने पीने के लिए नहीं है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखते हैं ना, कई बार डॉग्स वगैरह जो होते हैं गलियों में, ठीक है, एक डॉग के पास अगर रोटी आ जाए तो दूसरे सारे के सारे डॉग्स क्या करते हैं, उसके ऊपर जाके झपट्टा मारते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई बाकियों के पास भी खाने के लिए नहीं है। अब जब मेरे पास खाने के लिए है और सामने वाले के पास नहीं है तो वो क्या करेगा? वो तो चाकू ही दिखाएगा, भैया तू या तो रोटी दे दे या तुझे मार देता हूँ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अब क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इस वजह से माफिया क्राइम वगैरह भी क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था यूएसएसआर में। ठीक है, रशिया में और पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज में। द पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रशिया वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स। और रशिया भी क्या हुआ, रिच और पुअर रीजन्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, है ना। अब जो लोग स्टार्टिंग से पैसे वाले थे, है ना, हो सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड लोग हो या कम्युनिस्ट पार्टी के टाइम पीरियड में वो लोग ऑफिसर्स वगैरह हो, तो उन लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पैसा वगैरह था। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, पहले से ही शेयर्स वगैरह खरीद लिए, वाउचर्स वगैरह ले लिए लोगों के, इंडस्ट्रीज वगैरह खरीद लिए और उन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। तो है क्या चीज़, उनके पास पैसा वगैरह है। ठीक है, तो रिच पॉपुलेशन कितनी होगी, एकदम छोटी सी पॉपुलेशन होगी, लेकिन जो गरीब पॉपुलेशन होगी वो लगातार बढ़ती हुई जा रही थी और रशिया के जो इलाके थे वो भी डिफरेंशिएट होने लग गए थे रिच में और पुअर में। ठीक है, आइए आगे आते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या क्या हुआ शॉक थेरेपी की वजह से। व्हाट वर द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द शॉक थेरेपी? द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल दिस कंट्रीज वर ड्राफ्टेड इन अ हरी एंड most, including Russia, had a strong executive president with the widest possible powers that rendered elected parliaments relatively weak. अब ये बहुत खतरनाक चीज़ है। क्या खतरनाक चीज़ है? मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ये सारे की सारी कंट्रीज टूट गई यूएसएसआर से, नई कंट्रीज बन गई, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई, 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन चुकी है। अब ये 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में नई गवर्नमेंट बननी है, है ना, लेकिन नई गवर्नमेंट बनने के लिए इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शंस बनने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि इलेक्शंस कैसे होने, उसी हिसाब से इलेक्शंस होंगे, उसी हिसाब से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाएगा, ये चीज़। ठीक है, लेकिन अब इन लोगों को इतनी जल्दी थी क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस नहीं करवाने, इन लोगों को पहले चेंज होना है फ्रॉम द सोवियत सिस्टम टू द कैपिटलिस्ट सिस्टम, फ्रॉम द सोशलिस्ट सिस्टम टू द कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, और चेंज होते होते ही इनको क्या करना है, अपनी गवर्नमेंट भी बनानी है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, जल्दबाजी में अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए फटाफट से। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1 महीने में, 2 महीने, मैक्सिमम 4 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। और इन लोगों से प्रॉब्लम ये हो गई क्योंकि मोनार्की में और कम्युनिस्ट पार्टी में के अंडर में रहने का इनको आदत थी हमेशा से, तो इन लोगों से प्रॉब्लम ये हो गई, इन लोगों ने क्या कर दिया, जो कंट्री का हेड या गवर्नमेंट का जो हेड होगा, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे इनके यहाँ पर गवर्नमेंट का हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, इन लोगों ने प्रेसिडेंट को कुछ ज़्यादा ही पावर्स दे दी, इतनी पावर्स दे दी कि ये प्रेसिडेंट अब उसी तरीके से रूल करेगा जिस तरीके से यूएसएसआर के प्रेसिडेंट्स करते थे, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के हेड जिस तरीके से क्या करते थे, रूल करते थे, उसी तरीके से ये रूल करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि अपोजिशन खड़ा होना नहीं, अपोजिशन आने नहीं देगा। ठीक है, अपोजिशन पार्टीज को खत्म कर देगा। ठीक है, खुद को रीइलेक्ट कर देगा, बोल देगा कि भाई क्या मैं 10 साल रूल करूंगा, उसके बाद बोलेगा कि चलो यार मेरा दिल कर रहा है और 10 साल में ही रूल करूँ, वो वाला सिस्टम करेंगे लोग। मतलब बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाएगी इन प्रेसिडेंट्स के हाथ में, यही बता रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट्स वीक होने लग गई थी। ठीक है, इन सेंट्रल एशिया द प्रेसिडेंट्स हैड ग्रेट पावर्स एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी अथॉरिटेरियन। और ये बोल रहा है कि सेंट्रल एशिया की कंडीशन अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल एशिया जो थे उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर देने लगे थे, पावर आ गई थी उनके प्रेसिडेंट्स के हाथों में, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट्स थे वो अथॉरिटेरियन बन गए, यानी कि तानाशाह बन गए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या बता रहा है, द प्रेसिडेंट्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्व्स टू पावर फर्स्ट फॉर 10 years एंड देन एक्सटेंडेड इट फॉर अनदर 10 years। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट्स थे, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने अपने आप को 10 साल के लिए इलेक्ट करवाया पहले। ठीक है, 10 साल के लिए बोले, और जैसे ही इनका टर्म खत्म होने वाला था तो ये लोग बोलते हैं कि भैया क्या अब मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं ये आदेश दे रहा हूँ कि अगले 10 साल भी हम ही रहेंगे क्या, यहाँ के राजा यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 20-20 साल रूल करा इन लोगों ने। ठीक है, इतनी ज़्यादा पावर थी। और
पार्लियामेंट कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा पावर इन लोगों को दे रखी है, ठीक है। तो अब देखो समझ रहे हो क्या, मतलब एक सिस्टम टूटने की वजह से प्रॉब्लम्स कितनी आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो आ ही रही है ना, महंगाई वगैरह वो तो अलग चीज़ है, लेकिन पॉलिटिकली भी ये लोग क्या नहीं हो पा रहे, स्टेबल नहीं हो पा रहे, ठीक है। दे अलाउड नो डिसेंट और अपोजिशन, ये लोग क्या नहीं करते थे, कोई इनके खिलाफ बोले वो अलाउड नहीं था, ठीक है, अपोजिशन अलाउड नहीं था। अ जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वॉज येट टू बी एस्टेब्लिश इन मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज, और एक जुडिशियल कल्चर अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। जुडिशियल कल्चर का मतलब क्या, कोर्ट्स वगैरह की बात मानना, ये चीज़ अभी तक क्या नहीं हुआ था, एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। और इसके साथ साथ क्या बोल रहा है ये, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं आई थी अभी तक। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या, जुडिशरी जो बोले, कोर्ट्स जो बोले, सुप्रीम कोर्ट जो बोले, है ना, या फेडरल कोर्ट जो बोले, जो भी हाईएस्ट कोर्ट है तुम्हारा, ठीक है, उसकी बात माननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर प्रेसिडेंट कोर्ट की बात को मानने से मना करता था, बोलता था कि भैया तुम ऐसे ही हो, है ना, तुम तो मेरे अंडर में हो, तुम क्या बता रहे हो मुझे क्या करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट्स हैं। रेज ऑफ होप, रेज ऑफ होप का मतलब क्या, रेज ऑफ होप का मतलब आशा की किरण कहाँ से आई, ठीक है। अब देखो जब जवाल है तो उरूज भी आएगा ना, ठीक है, जब फॉल है तो राइज भी होगा, ठीक है, सनसेट है तो सनराइज भी आना है, ठीक है। उसी तरीके से अब रेज ऑफ होप आएगी, मतलब इनकी कंडीशन सुधरनी भी तो स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है कि बस गिरती जाएगी, खराब होता जाएगा, ठीक है। जब वो सिस्टम कंप्लीटली एस्टेब्लिश हो जाएगा तो अच्छी चीज़ें भी होगी और राइज भी आता जाएगा। आइए देखते हैं। मोस्ट ऑफ दिस इकोनॉमीज स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000, 10 years आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। तो ये क्या बोल रहा है कि रशिया की अगर हम लोग बात करें और रशिया के साथ साथ बाकी 14 कंट्रीज़ की भी, तो ऑलमोस्ट 2000 सन 2000 आते आते इन सब की इकोनॉमीज राइज करना स्टार्ट कर गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों को अब सिस्टम समझ में आ चुका है, क्योंकि 10 साल से सिस्टम में, ठीक है। इनको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे खेला जा सकता है, इनको पता है कि इनके पास क्या चीज़ें हैं जो ये लोग बेच सकते हैं जो कि सामने वाले के पास नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑयल, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लोग बेचेंगे, एक्सपोर्ट करते जाएंगे और उससे पैसा कमाएंगे ये लोग, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये रशिया और रशिया के आजू बाजू की बाकी 14 कंट्रीज जो कि यूएसएसआर की पार्ट थी, ये सारे के सारे क्या करना स्टार्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज तो हमेशा महंगी बिकते हैं, हागे ना, ठीक है। और इन लोगों के पास बहुत था क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है, खास करके रशिया का, ठीक है। आज भी लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इनके पास ऑयल था, नेचुरल गैसेस थे, मिनरल्स थे, इनको इन लोगों ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स। और ये सारी की सारी कंट्रीज़ क्या है, इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में तेल वगैरह है ना, पेट्रोलियम वगैरह है, ऑयल वगैरह है, नेचुरल गैसेस वगैरह है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और खुद की इकोनॉमी राइज करना स्टार्ट कर दी। अदर कंट्रीज हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज फॉर विच दे गेट रेंट, ठीक है। दूसरे कंट्रीज के बारे में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये वाला मैप आप लोगों को दिख रहा है तो इधर देखो, मान लो रशिया, ये रशिया, ठीक है। और रशिया को क्या करना है, रशिया को ऑयल पाइपलाइन के थ्रू क्या करना है, किसको बेचना है, यूक्रेन में क्या डालना है, यूक्रेन में डालना है, यूक्रेन को एक्सपोर्ट करना है तेल। तो अब यूक्रेन को तेल देते हुए कहाँ से जा रहा है, ये कजाकिस्तान से होकर जा रहा है, ठीक है। फिर कहाँ से होकर जा रहा है, ये कोई कंट्री है अजरबैजान से होकर जा रहा है मान लो। तो अब सीन क्या हो गया, कजाकिस्तान, अजरबैजान वाली कंट्रीज क्या करेगी, ये कंट्रीज बोलेगी कि भैया देखो तुम्हारी पाइपलाइन हमारे यहाँ से जा रही है तो तुम्हें इसका किराया देना पड़ेगा। तो इससे भी ये लोग पैसे लेने लग गए और इनका क्या होने लग गया, इकोनॉमी राइज होने लग गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब रेंट के थ्रू भी इन लोगों ने कमाया और एक्सपोर्ट कर करके भी इन लोगों ने पैसा कमाया और अपनी इकोनॉमी को राइज करा। और इकोनॉमी राइज होने का मतलब डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। ऑटोमेटिकली जो गरीब पॉपुलेशन है उनका राइज होता जाएगा और वो लोग क्या करेंगे, मिडिल क्लास बनते चले जाएंगे, मिडिल क्लास वालों को राइज होगा, वो हाई क्लास बनते जाएंगे, ये चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। देखो ज़रा और क्या बचा है हमारे पास, सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज रिस्टार्टेड। और ये क्या बोल रहा है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो रिस्टार्ट हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास कुछ है क्या आगे, और आई होप कि यहाँ पर ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज वाला लेक्चर जो है आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए, बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप सबके सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है
जय हिंद।